आज का विषय है श्री अरविंद का एक ग्रंथ द सिंथेसिस ऑफ योगा, जो बाकी और ग्रंथों की कई और ग्रंथों की तरह ही आर्या में शुरू हुआ था 1914 में। और फिर बाद में जो भी उसमें निबंध छपे उस विषय पे, उन सबको उसी क्रम में लगाकर, जिस क्रम में आर्या में छपे थे, एक पुस्तक बनाई गई। और जो योग के विषय पे निबंध थे उन सबको मिलाकर हमें ये पुस्तक मिली, द सिंथेसिस ऑफ योगा या योग समन्वय। तो आज उसका थोड़ा सा एक ग्लिम्स, एक छोटा सा व्यू लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप सबको श्री माँ और श्री अरविंद का, श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा से प्यार और आशीर्वाद। सिंथेसिस ऑफ योगा जो कलेक्टेड वर्क्स हैं श्री अरविंदो के, उसमें 23वां और 24वां वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम्स में छपा है, वॉल्यूम्स 23 एंड 24। और बाकी सब भी जो इसी तरह के CWSA या कलेक्टेड वर्क्स ऑफ श्री अरविंदो में वॉल्यूम्स हैं, ये और बाकी सब भी फ्री डाउनलोड के लिए अवेलेबल हैं श्री अरविंदो आश्रम पौंडीचेरी की वेबसाइट पे www.sriaurobindo.org। और आप अगर सिर्फ पुस्तक का नाम डालेंगे तो सबसे पहले आपको सबसे ऊपर यही एंट्री मिलेगी कि ये पुस्तक PDF के रूप में अवेलेबल है। और आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको वो लिंक खोलना नहीं पड़ेगा, वो किताब डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। इतना सरल है। तो ई बुक के फॉर्म में PDF तो बड़ी आसानी से किसी को भी मिल सकती है। हिंदी अनुवाद इस तरह से उपलब्ध है या नहीं उसका मैं कह नहीं सकता। अब श्री अरविंद को इस तरह की सिंथेसिस या समन्वय की आवश्यकता क्यों नज़र आई? सबसे पहले तो उन्होंने इसी की चर्चा की है, और उसमें वे कहते हैं कि उस समय जो योग की स्पिरिट थी, योग के पीछे जो भावना थी, वो छिप गई थी। उसको छिपा लिया था योग के बाहरी रूप ने। बाहरी रूप आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, इनके ऊपर इतना ध्यान दिया जा रहा था कि वास्तव में ये सब हैं किस लिए, योग होता क्या है, योग का उद्देश्य क्या है, योग के पीछे भावना क्या है, वो सब भूल चुके थे। और इसीलिए क्योंकि बाहर के जो रूप थे उन्होंने बहुत एक स्पेसिफिक फॉर्म ले लिया था, डिटेल्ड, उनकी डिटेल काफ़ी वर्कआउट हो गई थी। और लोगों को लगता था कि इसी के करने से हमें योग के कई लाभ मिलेंगे, और मिलते भी हैं। अगर बाकी सब कुछ हम भूल भी जाएं, केवल इन तकनीकों का उपयोग करें तो भी कई लाभ मिलते हैं। लेकिन जो लाभ मिलते हैं वो ज़्यादा स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, वो लाभ कुछ हद तक मिल भी जाते हैं। पूरे रूप से नहीं मिल पाते, या योग को हम पूरी तरह से समझें तो वो लाभ भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिल जाते हैं। लेकिन योग वास्तव में उनके लिए नहीं है। योग जो था उसमें तो ये जो स्वास्थ्य से संबंधित जो गेन्स हैं वो तो एक साइड इफ़ेक्ट है, एक फ्रिंज बेनिफिट है, बाय द वे हो जाते हैं। लेकिन योग का उद्देश्य वो नहीं है। जैसे समझ लीजिए कि एक कार है, एयर कंडीशनड कार है, बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, आप एयर कंडीशन कार में बैठते हैं तो अच्छा लगता है, गर्मी नहीं लगती। लेकिन उस कार को इसलिए नहीं बनाया गया कि हमें गर्मी ना लगे। उस कार को बनाया इसलिए गया है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकें। गर्मी ना लगना एक साइड इफ़ेक्ट है, वेलकम साइड इफ़ेक्ट, लेकिन साइड इफ़ेक्ट ही है। इसी तरह से योग का जो उद्देश्य है वो तो आध्यात्मिक है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस, चाहे हाफ हार्टेड प्रैक्टिस ही हो, उससे कुछ ना कुछ तन और मन को लाभ मिलता है, उनका स्वास्थ्य जो है उसमें विकास होता है। लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके लिए नहीं ये पद्धति बनी थी। तो एक ज़रूरत थी, योग वास्तव में है क्या, उसके पीछे रहस्य क्या है, उसका असली उद्देश्य क्या है, उस सब को दोबारा सामने लाने के लिए एक सिंथेसिस की ज़रूरत थी।
और इसके साथ हम अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कारण जिसकी वजह से श्री अरविंद ने इसका समन्वय किया योग की अलग अलग पद्धतियों का, वो कारण जो है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। जो उनको 100 साल पहले लगा कि जिस कारण समन्वय की आवश्यकता है, वही कारण आज भी समाज में बहुत प्रचलित है। जब लोग योग की बात करते हैं तो आसन प्राणायाम के बारे में ही सबसे पहले सोचते हैं, और अगर उनको थोड़ा और पूछे तो कहते हैं हाँ, कुछ योगी होते हैं जो संसार छोड़ के चले जाते हैं हिमालय में या किसी जंगल में, वो भी योग करते हैं, लेकिन वो गिने चुने लोगों के लिए है, तो उसको हम एक अलग चीज़ समझते हैं। लेकिन वास्तव में योग क्या है? वो जो संसार छोड़ के चले जाते हैं उनके योग और आसन प्राणायाम में क्या संबंध है? और घर छोड़ के चले जाना किसी जंगल में योग के लिए आवश्यक नहीं है, ये सब जो है एक साधारण व्यक्ति आज भी नहीं समझता। कारण था जिस कारण से श्री अरविंद ने योग का समन्वय किया, ये पहला कारण जो है वो तो आज भी काफ़ी हद तक वैलिड है, लेकिन एटलीस्ट हमें पता है कि उसका सोल्यूशन क्या है, और श्री अरविंदो ने वो सोल्यूशन हमें दे दिया है समन्वय करके। दूसरा कारण जो था वो भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि योग काफ़ी समय तक केवल योगियों के जो आश्रम थे वहीं तक ही सीमित था, लेकिन श्री अरविंद को 100 साल पहले ही दिखाई दिया कि अब जो है योग वहाँ से निकलकर लोगों के आम साधारण व्यक्ति के जीवन में आना शुरू हो गया है। हालांकि लोगों के साधारण जीवन में आसन प्राणायाम के रूप में आया है, लेकिन आ तो ज़रूर गया है, और केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे संसार में। और इसकी हमें रिकग्निशन, जो एक कॉन्क्रीट जो रिकग्निशन मिली, ये हुई कि यूनाइटेड नेशंस ने 2014 में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और उनके आग्रह पे ये स्वीकार किया कि हर साल एक इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाए। तो ये एक प्रतीक है इस चीज़ का कि साधारण व्यक्ति योग को अपने लिए रेलेवेंट समझता है, अपने लिए उपयोगी समझता है, योग की प्रैक्टिस करना चाहता है। तो अगर केवल योगियों के आश्रम तक ही सीमित रहे तो योग जो है उसका आध्यात्मिक पहलू शायद फिर भी कहीं न कहीं ज़रूर निकलेगा। लेकिन अगर योग जो है साधारण व्यक्ति के जीवन में आए तो योग की जो स्पिरिट है उसको रिवाइव करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये दो कारण थे जिनके कारण श्री अरविंद ने उसका समन्वय किया। लेकिन श्री अरविंद जो थी वो किसी को बिना बात के क्रिटिसाइज़ नहीं करते, उसकी आलोचना या बुराई नहीं करते कि क्यों हुआ ऐसी योग पद्धतियों में, जिन्होंने उन पद्धतियों गाइड किया उन्होंने ये गलती की, वो गलती की, और इसलिए जो थी वो जो बाहरी रूप था उसने पूरा जो था वो महत्व उसका बढ़ गया, और उसके पीछे जो योग के पीछे जो भावना थी, उद्देश्य था, वो भूल गए। उन्होंने उसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया है। वो कहते हैं कि ये चीज़ जो एक जो है नेचुरल चीज़ है, स्वाभाविक चीज़ है, और ये जो है सिर्फ योग में नहीं, जो भी एक बड़ी कोई एक्टिविटी, एक उच्च स्तर की एक्टिविटी होती है मनुष्य जाति की, उस सब में ये होता है। और वो होता क्या है कि शुरुआत तो होती है एक बड़े आइडिया से, और उसके नीचे एक सिस्टम होता है, एक डिसिप्लिन होता है, कोई स्कीम होता है, जिसको श्री अरविंद कहते हैं ए हार्मोनाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी एंड टोटलिटी। उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जटिलता होती है, लेकिन उस जटिलता में एक सामंजस्य होता है, एक हार्मनी होती है, और उसके साथ साथ उसमें एक टोटलिटी होती है, उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू होता है पूरी चीज़ को देखने का। तो शुरुआत तो वैसे होती है, लेकिन होता क्या है कि उसके बाद अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग लोग उसके अलग अलग पहलू में ज़्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं, और ज़्यादा ध्यान देने से क्या होता है कि उस के एक पहलू जो है वो ज़्यादा विकसित होता है। तो जिस भी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे उसका विकास ज़्यादा होगा, और वो विकास इस हद तक पहुंच जाता है कि शुरुआत जिस बात से हुई थी, जिस टोटलिटी से हुई थी, वो हम भूल जाते हैं। तो ये जो चीज़ योग में हुई वो हर जो महत्वपूर्ण एक्टिविटी है मनुष्य जाति की उसमें होता है, और इसका उदाहरण हमें मेडिसिन में अवेलेबल है। कोई ज़माना होता था जब एक ही डॉक्टर
हर बीमारी को देख लेता था। उसके बाद जो था स्पेशलाइजेशन बढ़ती चली गई और इतनी बढ़ गई कि मजाक उड़ाया जाने लगा कि शायद एक दिन ऐसा भी आएगा कि दाईं आँख के लिए डॉक्टर एक होगा और बाईं आँख के लिए डॉक्टर दूसरा होगा। लेकिन उस हद तक पहुंचने से पहले ही ये रियलाइज़ किया गया कि एक स्पेशलाइजेशन आगे बढ़ जाए तो उसके बाद उसके भी अपने हैंडीकैप्स होते हैं, उसके भी अपने दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो उस स्टेज पे एक नेचुरल अर्ज होती है कि किसी तरह से एक समन्वय किया जाए। तो जैसे श्री अरविंद को लगा कि योग का समन्वय होना चाहिए, उसी तरह का समन्वय मेडिसिन में भी हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें आजकल हम सुनते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, माइंड बॉडी मेडिसिन, होलिस्टिक मेडिसिन, ये सब जो हैं उसी एक समन्वय की जो इच्छा है, समन्वय के लिए जो एक भूख पैदा हुई है, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह की जो भावना थी उससे श्री अरविंद ने एक समन्वय किया जो मुख्य पद्धतियाँ थी योग की। उस समन्वय में क्या प्रोसेस यूज़ किया उसकी बात करने से पहले वो कहते हैं कि सिंथेसिस क्या नहीं होती, कौन सी ऐसी चीज़ है जो समन्वय लगती है लेकिन वो समन्वय नहीं होती। पहली चीज़ तो है सक्सेसिव प्रैक्टिस, कि एक चीज़ पहले प्रैक्टिस करके ख़त्म कर ली, उसके बाद दूसरी शुरू करी। जैसे अगर कोई 5 साल हठ योग प्रैक्टिस करे और 5 साल राजयोग और 5 साल के लिए गीता का योग और कहे कि मैंने समन्वय कर लिया क्योंकि मैंने 5 साल ये तीनों योग प्रैक्टिस किए हैं, तो वो समन्वय नहीं होगा। और इसको तो हम आसानी से डिसमिस भी कर सकते हैं कि ये समन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम कोई भी पद्धति ले लें इनमें से और उसको पूरी तरह से सीरियसली लें तो किसी एक पद्धति पे भी पूरा जीवन लग सकता है और पूरा जीवन लगाने के बाद भी उस पद्धति में शायद हम चरम सीमा तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए एक के बाद एक पद्धति अलग अलग प्रैक्टिस करने के लिए तो किसी में के पास ना टाइम है ना एनर्जी है, तो वो तो समन्वय उस तरह से तो हो नहीं सकता। दूसरी चीज़ जो समन्वय लग सकती है वो ये है कि हम उनको साथ साथ एक के साथ एक जोड़ के रख लें, कॉम्बिनेशन, सिंपल कॉम्बिनेशन। समझ लीजिए कोई कहे कि मैं सुबह सुबह 1 घंटा आसन प्राणायाम करता हूँ, तो मैंने हठ योग कर लिया, और मैं दिन में मेडिटेट भी करता हूँ आधा घंटा, तो राजयोग हो गया, और मैं 1 घंटा समाज सेवा के लिए वॉलंटियर करता हूँ तो कर्मयोग हो गया, और मैं भजन सुनता हूँ, गाता हूँ तो भक्ति योग हो गया, और मैं आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ता हूँ, सत्संग में जाता हूँ, दूसरों के प्रवचन सुनता हूँ तो ज्ञान योग हो गया। तो गीता के भी तीनों योग हो गए। तो दिन में मैं ये सारी चीज़ें कोशिश करता हूँ करने की, और ये सारी चीज़ें करने से एक समन्वय हो जाता है। वो भी असली समन्वय नहीं है। वो तो ऐसे होगा कि जैसे मेडिसिन में होता है कि एक ही हॉस्पिटल में एलोपैथी भी प्रैक्टिस होती है, आयुर्वेद भी, और नेचुरोपैथी भी, और होम्योपैथी भी। तो आपको जिस डॉक्टर के पास आने चले जाइए, पर वो वास्तव में समन्वय नहीं है। एट द बेस्ट इट कैन बी कॉल्ड इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस, नॉट इंटेग्रल। तो इंटीग्रेटेड और इंटेग्रल में फ़र्क है। इंटीग्रेटेड जो है अलग अलग चीज़ें जो है उनको जोड़ के एक स्थान पे रख लिया जाए और वो बिना किसी बड़े मतभेद के फंक्शन करें, तो दैट इट सेल्फ इज़ इंटीग्रेशन। लेकिन इंटेग्रल और चीज़ है। इंटेग्रल में जो है हमने उन सबको मिला के एक ही सिंगल हार्मोनियस एंटिटी बनाई है, और वो कैसे बन सकती है वो देखते हैं। तो श्री अरविंदो ने जो समन्वय किया उससे इंटेग्रल योग मिला, इंटीग्रेटेड योग सिस्टम नहीं मिला, इंटेग्रल योग। तो सिंथेसिस का जो एक बेसिक जो मूल सिद्धांत है वो उन्होंने दिया कि हम सारी सिस्टम्स को अगर देखें तो उनमें एक सेंट्रल प्रिंसिपल होता है, एक मूल सिद्धांत सारे सिस्टम्स में होता है, और साथ ही साथ हर सिस्टम में एक पर्टिकुलर फीचर, उसका एक विशेष गुण भी होता है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो जो सेंट्रल प्रिंसिपल है, जो मूल सिद्धांत है, जो सारी सिस्टम्स में है, उसको हम हार्मोनाइज करें, उसका सामंजस्य स्थापित करें हर सिस्टम के पर्टिकुलर फीचर के साथ, उसका जो विशेष गुण है।
लेकिन विशेष गुण को लेते समय हम ये देखें कि उसकी हमें कितनी आवश्यकता है, कितना जो है प्रैक्टिकल है, वो देखकर उसको लें। और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है अभी हम देखेंगे, कि हम उसको पूरी तरह से ना ले लें उसके विशेष गुण को, उसको एक तरीके से अपनी आवश्यकता अनुसार स्वीकार करें। तो जैसे योग में जो सेंट्रल प्रिंसिपल है, मूल सिद्धांत सारे सिस्टम्स का, हर पद्धति का, वो है आत्मसुधार, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि सुधार की कोई सीमा नहीं होती। कुछ सुधार हो जाए तो लगता है कि और सुधार हो सकता है। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आफ्टर एनी इम्प्रूवमेंट वन फाइंड्स द स्कोप फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो आत्मसुधार में सुधार के लिए तो हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिसके आगे और इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती, और उसको हम हमेशा ध्यान में रखें इम्प्रूवमेंट करते वक्त, कि हम किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सुधार कर रहे हैं। तो वो गोल जो है, रेफरेंस पॉइंट जो है, दैट इज़ द डिवाइन इटसेल्फ। तो ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, वो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है। तो हम आत्म सुधार ऐसा कर रहे हैं कि हम उनके साथ एक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर सकें। तो ये चीज़ जो है हर योग के सिस्टम में कॉमन है। तो दैट इज़ द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ ऑल सिस्टम्स, हर पद्धति का। अब हम देखते हैं कि उनके पर्टिकुलर फीचर्स, विशेष गुण क्या है। हठ योग का विशेष गुण है शरीर की ओर ज़्यादा ध्यान देना, शरीर को परफेक्ट बनाने की कोशिश करना। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि शरीर जो है हमारा आधार है, और आधार जो है वो ठीक होगा तो तभी जो है बाकी सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो आधार को की ओर ध्यान देना, उसे स्वस्थ बनाने की कोशिश करना, जैसा है उससे आगे सुधारना, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन होता क्या है कि उसको हम इस सीमा तक ले जा सकते हैं कि पूरा समय हम अपने शरीर के बारे में ही सोचते रहें, शरीर को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। और उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका परिणाम ये होता है कि शरीर जो है वो काम कर सकता है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, या हमें लगता है कि ये तो जादू है एक किस्म से। और कैसे जादू होते हैं वो हम सब ने सुने हैं। बिना खाने के रह सकते हैं, बहुत कम हवा के साथ रह सकते हैं, कई कई हफ्ते तक अंडरग्राउंड पिट में योगी को रखते हैं तो वो फिर भी ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि बहुत कम हवा और बिना खाने पीने के रह सकते हैं वो बहुत लंबे समय तक। या आग पे चल सकते हैं, शीशा खा सकते हैं, कई चीज़ें इस तरह की कर सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं कि इस तरह की परफेक्शन शरीर में लाने की आवश्यकता क्या है? ऐसी परफेक्शन का फ़ायदा ही क्या कि तन तो बहुत स्वस्थ हो गया, ऐसे से जो कारनामे हैं, जो जादू लगते हैं, वो कर तो पाए, लेकिन इतने स्वस्थ शरीर को का उपयोग करने के लिए समय कहाँ बचेगा? अगर पूरा समय शरीर को स्वस्थ बनाने में ही लगा दिया तो ऐसे स्वस्थ शरीर का क्या फ़ायदा जिस शरीर से और कुछ भी नहीं कर सकते? तो वो एक वीक पॉइंट हो जाता है हठ योग का। तो इसलिए शरीर की ओर ध्यान देना तो ठीक है, लेकिन इतना ध्यान ना दें कि पूरा समय शरीर का ही ध्यान रखें और कुछ काम ना कर पाए। अब दूसरी जो पद्धति है राजयोग, उसका बल जो है मानसिक विकास पे है, मेंटल परफेक्शन पे है। अब इसमें भी उसी तरह से पूरा समय लगा सकते हैं, और अगर पूरा समय लगाएंगे तो इसमें भी उसी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पता लग जाता है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, और ऐसी स्थिति तो शायद सभी चाहेंगे। और भी कई कई चीज़ें हो जाती हैं, अतीत का पता लग जाएगा, भविष्य का पता लग जाएगा, यहाँ से हज़ारों मील दूर क्या हो रहा है उसका पता चल जाएगा। ये सब मेंटल परफेक्शंस हैं। हालांकि योग का उद्देश्य वो नहीं है, लेकिन एज ए बाई प्रोडक्ट ये सब चीज़ें हो सकती हैं। हठ योग में उद्देश्य ये नहीं है कि हम वो कारनामे कर सकें, और ना ही राजयोग में है कि ऐसे कारनामे कर सकें जिनको हम सिद्धियां कहते हैं, वो नहीं है राजयोग का। लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं, और कई बार जो है वहीं पे मनुष्य को एक लालच होता है कि वहीं पे रुक जाएं,
उसको एग्जिबिट करें, डेमोन्स्ट्रेट करें, दूसरों को इम्प्रेस करें ऐसी चीज़ों से, तो वो एक खतरा रहता है हमेशा, तो दैट एक्चुअली बिकम्स अ पिटफॉल। लेकिन वहाँ पे रुके और उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की, एग्जिबिट करने की कोशिश की, तो जो योग का उद्देश्य है उसकी तरफ बढ़ने की बजाय उससे दूर हट जाते हैं। दैट बिकम्स अ रिट्रीट, दैट बिकम्स अ डाउनफॉल। क्योंकि जिस ईगो से आगे बढ़ने के लिए, ट्रांसेंड करने के लिए योग शुरू किया था, उसी ईगो की वजह से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने क्या क्या उपलब्धियाँ या कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त की। तो इसीलिए पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में कहा है कि अगर आप वहीं पे रुक जाएंगे तो कैवल्य की ओर नहीं जा पाएंगे। ये सिद्धियाँ जो हैं वो तीसरे सेक्शन में आती हैं पतंजलि के योग सूत्रों में। चौथा सेक्शन जो कैवल्य है, उस पर जाने के लिए पहली शर्त यही है कि आप इन सिद्धियों का उपयोग नहीं करेंगे, इनको एग्जिबिट नहीं करेंगे, इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये किस्म से लास्ट फ्रंटियर हो जाता है कि इंसान जो है इस चीज़ के लिए भी तैयार हो जाए कि जिस चीज़ को मैंने इतनी मेहनत करके, इतने साल की साधना के बाद प्राप्त किया है, उसका मैं उपयोग ना करूं, किसी को बताऊं भी नहीं कि मैं ये कर सकता हूं। तो एक लास्ट फ्रंटियर हो जाता है। लेकिन अगर वो लास्ट फ्रंटियर पार कर लिया तो तभी आगे बढ़ सकते हैं, जो योग का असली उद्देश्य है उसकी तरफ। तो राजयोग की भी वही वीकनेस हो जाती है, उसमें भी वही खतरा रहता है जो हठ योग में था। यदि पूरा समय अपने मन के विकास में, मन को स्वस्थ बनाने में लगा दिया, तो ऐसे स्वस्थ मन का फ़ायदा क्या जिसका उपयोग करने के लिए समय ही नहीं है। पूरा समय तो उसी में ही लग गया। तो इसीलिए हठ योग और राजयोग उस तरह से प्रैक्टिस करना कि पूरा समय उसमें लगाना, वो कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही है, वो सब नहीं कर सकते। तो एक साधारण व्यक्ति वो अपने कैसे योग को अपने जीवन में ला सकता है, उसके लिए हमें हठ योग और राजयोग की जो बेसिक चीज़ें हैं कि तन का स्वास्थ्य रखें, मन का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वो तो हम ले सकते हैं। लेकिन हम उस सीमा तक, उस चरम सीमा तक जाने की इच्छा ना रखें जो हठ योग और राजयोग की पूरी प्रैक्टिस से हो सकता है। जो संभव है वो सब कुछ हम करने की कोशिश ना करें, उतना स्थान न दें हठ योग और राजयोग को अपने जीवन में। कुछ गिने चुने लोग देना चाहते तो हमें उनके साथ कोई क्वारल नहीं है, उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है हमारा, लेकिन वो सूट भी उनको ही करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग योग की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तंत्र योग, उसको भी श्री अरविंद ने लिया है इसी में, और उसका जो एक मूल सिद्धांत उन्होंने लिया है वो ये है कि संसार में जो कुछ भी बना है वो किसी कारण बना है, इट हैज़ अ मीनिंग। तो इसीलिए हम परमात्मा को संसार की हर चीज़ से उनकी ओर बढ़ सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक एक्सट्रीम में ले जाएं, इसको भी अगर एक्सट्रीम में ले जाएं, तो उसकी फिर कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। कि जो इंद्रिय सुख हैं, सेंसरी प्लेजर्स, वो भी परमात्मा ने हमारे अंदर डाले हैं, तो उनके थ्रू हम ईश्वर को अप्रोच कर सकते हैं। उनके थ्रू अप्रोच का मतलब उन सब का हम भोग कर सकते हैं, और उस भोग को ऐसे तरीके से कर सकते हैं कि हम परमात्मा की ओर बढ़ें। तो वो एक डेंजरस डॉक्ट्रिन हो जाती है, वो खतरनाक, क्योंकि हम परमात्मा को भूल जाएंगे और भोग की वैलिडेशन को तो याद रखेंगे। ये तो याद रखेंगे कि भोग करना जो है वो एक रास्ता हो सकता है, लेकिन ये भूल जाएंगे कि रास्ता है किस चीज़ के लिए, जाना किस तरफ है। तो मुक्ति और भुक्ति दोनों को जोड़ना एक दूसरे के साथ संभव तो है, लेकिन बहुत ही कठिन है। भुक्ति में रह जाएंगे, मुक्ति भूल जाएंगे। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है तंत्र योग का, कि हम संसार के किसी भी पहलू का तिरस्कार ना करें, उसको रिजेक्ट ना करें, वो वैलिड है। और ये प्रिंसिपल श्री अरविंद ने इस समन्वय में ले लिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सहारा लिया है इस समन्वय में, वो गीता के योग का लिया है। और उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हम देखते हैं कि बहुत प्रोमिनेंट है इंटेग्रल योग में, जो श्री अरविंद ने सिंथेसिस करके हमें दिया, इंटेग्रल योग या पूर्ण योग। उसमें गीता के जो ये मुख्य गुण हैं, पर्टिकुलर फीचर्स, वो लगभग सारे ही मिलते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि गीता का योग जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। ये नहीं कि हर एक के लिए एक ही चीज़ है, एक ही रास्ता है जो सबको फॉलो करना ही है।
वो विद्यार्थी का ध्यान रखते हुए, साधक का ध्यान रखते हुए बनाया गया है। हर एक की जो है रुचि अलग अलग हो सकती है, हर एक की क्षमता अलग अलग हो सकती है, हर एक की परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं, और उनके अनुसार जो है उसको अपने पथ का चुनाव करना है। तो पथ में एक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें कोई रिजिडिटी नहीं है। कल मैं एक कहानी पढ़ रहा था छोटी सी, थोड़ा डाइग्रेशन होगा फ्लेक्सिबिलिटी पे। किसी ने पूछा किसी अच्छे आदमी से कि दुनिया में चारों तरफ इतनी बुराई है, तुम फिर भी कैसे रह सकते हो संसार में? तो उसने कहा बिल्कुल उस तरह से जैसे ज़बान मुंह में रह सकती है। ज़बान के चारों तरफ 32 दांत हैं जो हर वक्त काटने और चबाते रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ज़बान जो है वो फिर भी उनके बीच में रहती है, शांत रहती है, और उसको कोई नुकसान नहीं होता। और वो इसलिए हो पाता है क्योंकि ज़बान बहुत फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड नहीं है, वो इधर से उधर घूम सकती है, तो अपने को बचा लेती है, वो दांतों के बीच में अपने को आने नहीं देती। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी हो तो आप कहीं भी रह सकते हैं। सो एनीवे, सो जो इसमें जो पथ की फ्लेक्सिबिलिटी है, रास्ते की फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप रास्ता जो है कोई रिजिड एक रास्ता नहीं है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। और गीता में 3 मुख्य चीज़ों पे जोर दिया गया है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। और एक किस्म से देखें तो इन चीज़ों के सिवाय हम कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तन और मन है। मन के 2 पहलू हैं, हमारी भावना और हमारी बुद्धि, जिसको मन और बुद्धि या दिल और दिमाग बोलते हैं। तो तन से हम काम कर सकते हैं, कर्मयोग, अपने मन से या हृदय से भक्ति कर सकते हैं, और अपनी बुद्धि से ज्ञान योग। तो एक किस्म से ये 3 बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और तीनों जो हैं हम योग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक इस्तेमाल करें दूसरा ना करें। वास्तव में श्री अरविंद तो कहते हैं ऐसे ज़िंदगी गीता में कि अगर आप किस में से किसी भी एक को चुनेंगे और उसमें सत्यनिष्ठा के साथ चलते रहेंगे, तो एक न एक दिन आप तीनों रास्तों पे चल रहे होंगे। ज्ञान, भक्ति और कर्म का एक समन्वय हो जाएगा। तो आप भक्ति के भाव से और ज्ञान के प्रकाश में ज्ञान से अवलोकित कर्म कर रहे होंगे, तो तीनों जुड़ जाते हैं उसमें। तीसरी चीज़ जो है योग में, गीता के योग में, वो है कि ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सेप्टेबल। भगवान ने खुद आश्वासन दिया है कि आप जैसे भी हैं आप मेरे पास आइए, मुझे सब तरह के भक्त जो हैं वो स्वीकार हैं। जहाँ पे हैं वहाँ से शुरू कीजिए, और जितना चल सकते हैं उतना चलिए। कुछ ना कुछ आप जो कुछ भी आप इस पथ पे करेंगे उससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो ये आश्वासन दिया है सबको कि आप आ सकते हैं, और जितना आप चल सकते हैं इस पथ पे उतना चलिए। तो ना तो ये है कि केवल गिने चुने लोग जा सकते हैं, और ना ही ये है कि आपको बिल्कुल आखिर तक जाना ही जाना है। तो एम्फेसिस ऑन डायरेक्शन नॉट ऑन डेस्टिनेशन। किस दिशा में जाना है उस पर जोर है। डेस्टिनेशन बताया है गीता में, लेकिन उस पर उतना जोर नहीं है, उसको अनिवार्य नहीं माना गया है। और एक और चीज़ जो गीता के योग में है कि संसारी जीवन में हम योग को ला सकते हैं। उनका आपस में कोई संसारी जीवन का और आध्यात्मिक जीवन का या योग के पथ का कोई आपस में मतभेद नहीं है। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर सभी कर्म कीजिए। तो श्री अरविंद ने ये सारी चीज़ें जो हैं ली हैं। हठ योग से ये कि शरीर की तरफ ध्यान देना आवश्यक है, राजयोग से लेकर मन की तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है, और तन और मन की ओर ध्यान देने के लिए यदि हम कुछ हठ योग और राजयोग की किसी तकनीक का, जैसे आसन, प्राणायाम या मेडिटेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसकी मना नहीं है। लेकिन हम उन तकनीकों पे इतना समय ना लगाएं कि बाकी और किसी चीज़ के लिए समय ही न बचे, और संसार जो है उसका तिरस्कार न करें। वर्ल्ड इज़ टू बी ट्रांसफॉर्म्ड नॉट टू बी रिजेक्टेड, वो तंत्र योग से लिया। और हर एक अपना जो रास्ता है खुद बनाए अपनी परिस्थितियों और रुचि के अनुसार, वो स्वतंत्रता भी दे दी। और कोई भी इस पथ में आ सकता है, और ठीक दिशा में चलना आवश्यक है। और दैनिक जीवन में हम योग को कैसे ले आएं, ये सारी चीज़ें जो हैं लगभग पूर्ण योग में कहीं ना कहीं मिल जाती हैं।
अब योग जो बाकी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? यदि गीता के योग पे ही आधारित करना था तो बाकी हठ योग, राजयोग, तंत्र योग लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसलिए क्योंकि गीता के योग में भी कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कमियां हैं, और दो कमियां श्री अरविंद ने पॉइंट आउट की हैं। वो वास्तव में गीता के योग में नहीं है, लेकिन जिस तरह से गीता के योग को देखा जाता है उस तरह से वो कमियां आ जाती हैं। एक कमी तो उन्होंने बताई है कि वो ये हो सकती है कि हम इन तीनों पथ जो हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म, उनको अलग अलग मान बैठें, एक्सक्लूसिव पाथ्स, कि एक की अगर प्रैक्टिस करें तो दूसरे की नहीं कर सकते। गीता ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है, लेकिन कई बार उस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि मैं तो भक्ति योग के ही में ही इंटरेस्टेड हूँ, मैं केवल कर्म योग में, मैं ज्ञान योग में। तो लोग सोचते हैं कि इन तीन में से एक कोई अगर सिलेक्ट कर लूँ तो वो काफ़ी है। दैट इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अगर आप एक भी सिलेक्ट करेंगे तो आखिर में तीनों पे चलेंगे, और एक जो है सिलेक्ट जो है सिर्फ शुरुआत के लिए किया जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। तो आप अपने रुचि के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार चुनाव कर रहे हैं कि कौन से पथ पे चलना शुरू करेंगे, लेकिन पूरा समय उस पर नहीं रहेंगे। तो एक कमी तो ये है कि एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस ऑफ वन पाथ वो हो सकती है, हालांकि गीता ने नहीं कहा है, लेकिन वो हो सकती है। दैट कैन बी अ वे ऑफ वन वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द योगा ऑफ द गीता। दूसरा जो है कमी उन्होंने ये बताई है कि गीता के योग में तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए जो हम तरीके यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा नहीं है। जो हठ योग और राजयोग हमें बताते हैं कि कौन सी ऐसी तकनीकें हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं या मन को शांत कर सकते हैं, उस पर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं है। थोड़ी बहुत चर्चा है मेडिटेशन के बारे में चैप्टर 6 में, या कोई बीच बीच में कुछ चीज़ आ जाती है, जैसे युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि आहार विहार, सोना जगना, इन सब का ध्यान रखें तो दुख नहीं होगा, मतलब एटलीस्ट तन और मन स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन कोई उन पर ज़्यादा जोर नहीं है। तो श्री अरविंद बड़े केयरफुली कहते हैं कि द गीता इज इनडिफरेंट टू द फिजिकल एंड मेंटल परफेक्शन, इनडिफरेंट बट नॉट अपोज्ड टू इट। उसके विरुद्ध नहीं है। गीता को ये नहीं कहती कि ऐसे मत कीजिए, शरीर तन और मन को स्वस्थ मत कीजिए, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल नहीं है गीता में। तो वो कमी जो है वो हठ योग और राजयोग से पूरी हो जाती है। तो अगर हम देखें तो जो समन्वय है पूर्ण योग, उसके फिर जो मुख्य फीचर्स निकलते हैं इसकी वजह से वो ये निकलते हैं कि शरीर को निगलेक्ट नहीं किया जाता। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो कुछ करना चाहिए उसको एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन रखते हुए इन राइट मेजर उसको किया जाता है उचित सीमा तक, और वही मन पे भी लागू है। उसके लिए अगर कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत पड़े, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, तो उसकी कोई मना नहीं है, लेकिन कौन से आसन करें, कितने करें, कैसे करें, उसके बारे में कोई रिजिड प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है। तो किसी भी चीज़ की मना नहीं है और कोई भी चीज़ स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्ड भी नहीं है। अपना रास्ता खुद बना सकते हैं, उसके लिए फ्रीडम है अपना रास्ता खुद बनाने के लिए, योग का पथ खुद बनाने के लिए। अब ये एक बड़ी फ्रीडम है, गीता में जितनी फ्रीडम है उससे भी ज़्यादा फ्रीडम है इसमें, लेकिन इतनी फ्रीडम को यूज़ करना भी मुश्किल हो जाता है। और ये एक बड़ी एक समस्या होती है गीता के पूर्ण योग में कि हम इतनी फ्रीडम को यूज़ कैसे करें। उस पर भी आप छोटी सी कहानी बताता हूँ कि फ्रीडम ज़्यादा मिल जाए और उसकी आदत ना हो तो उसमें भी कठिनाई होती है। ज़ू में समझ लीजिए कुछ जानवर जो हैं एक छोटे से पिंजरे में रहते हैं, और किसी को दया आती है कि इनको किसी बड़े पिंजरे में डाल देते हैं। तो जब वो छोटे पिंजरे में रहते हैं तो उस पिंजरे के बिल्कुल जो पेरिफेरी होती है, सीमा होती है उसकी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो दूर जा सकते हैं वहीं पे गोल गोल चक्कर काटते रहते हैं। उससे ज़्यादा दूर जा नहीं सकते, पिंजरा उससे आगे जाने नहीं देता उनको। लेकिन जब उनको बड़े पिंजरे में डाल देते हैं तो भी वो काफ़ी समय तक उसी तरह के चक्कर काटते रहते हैं, उसी डायमीटर के चक्कर काटते रहते हैं जो पहले काटते थे छोटे पिंजरे में।
उनको फ्रीडम ज़्यादा मिल गई है, पिंजरा बड़ा हो गया, लेकिन उसी में चक्कर काटते रहते हैं। तो फ्रीडम ज़्यादा मिल जाए जिसकी आदत ना हो तो उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये एक पूर्ण योग की कठिनाई हो जाती है। और पूर्ण योग जो है वो टेक्निक इंटेंसिव नहीं है, उसमें टेक्निक्स पे कोई ज़ोर नहीं है। टेक्निक्स अलाउड है, परमिटेड है, लेकिन टेक्निक्स मुख्य चीज़ नहीं है। डज नॉट रिजेक्ट द वर्ल्ड, संसार को जो है उसका रूपांतर करना है, उसका तिरस्कार नहीं करना है, उसको रिजेक्ट नहीं करना है। डज नॉट रिजेक्ट वर्ल्डली लाइफ, गृहस्थ या जो दूसरी जो चीज़ें वर्ल्डली लाइफ में होती हैं, प्रोफेशनल लाइफ, अलग अलग तरह के प्रोफेशंस, ये वो, उनको किसी को भी रिजेक्ट नहीं करने के लिए कहा गया है। और न केवल रिजेक्ट करने के लिए नहीं कहा गया है, हम जो कुछ भी संसार में करते हैं और होता है उस सब को अपनी योग साधना के लिए उपयोगी बना सकते हैं। तो ये सब जो है बातें तो ठीक हैं, फ्रीडम भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि फ्रीडम जो है उसको इस्तेमाल करना मुश्किल है। तो इसीलिए लोग ये सब सुनने के बाद फिर भी कहते हैं लेकिन मुझे करना क्या है, शुरुआत कहाँ से करूँ, साधना का तरीका क्या है इंटीग्रल योग में। तो वो एक चीज़ तो यह है कि प्रॉपर मेथड, फिक्स्ड मेथड कोई है ही नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ब्रॉड गाइडलाइंस और हिंट्स कहीं कहीं पे मिलती हैं, और उनको हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। और जो मोस्ट सेलिब्रेटेड कोट है इस संबंध में वो ऑल लाइफ इज़ योगा, कि पूरा जीवन योग के लिए एक अवसर बन सकता है, एक माध्यम बन सकता है। तो फिर ये पहली चीज़ तो यह कि फिक्स्ड मेथड है ही नहीं। एक जो हिंट मिलती है योग समन्वय में, सिंथेसिस ऑफ योगा में, काफ़ी शुरू में मिल जाती है, जो SABCL एडिशन है उसमें पेज 40 पे है। CWSA में थोड़ा फ़र्क होगा पेज नंबर। उसमें श्री अरविंद कहते हैं कि आप ईश्वर को एक पुकार भेजिए कि मेरे हर अंग को पूरी तरह से रूपांतर हो, तन का, मन का, बुद्धि का, फिजिकल, वाइटल, मेंटल, हर चीज़ का पूरी तरह से रूपांतर हो। अगर पूरी तरह आप सत्यनिष्ठा के साथ परसेवियर करते हुए, परसिस्टेंटली, लगातार ईश्वर को उसके लिए आप प्रार्थना करते रहेंगे, यू कीप सेंडिंग दैट कॉल, वो पुकार भेजते रहेंगे, तो एक तपस हो जाता है। कि किसी भी चीज़ पे हम कंसंट्रेट करते हैं पूरी एनर्जी, तो वही तपस होता है। तो उससे जो है एक जो हम चाहते हैं वो होने लगता है। और उसका एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया ये होता है कि द डिवाइन स्टार्ट्स डिसेंडिंग, ईश्वर जो है वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है, उतरना शुरू हो जाता है, और हर चीज़ को इल्यूमाइन करता है, एनर्जाइज करता है, उसमें अपना प्रकाश देता है, अपना बल देता है, अपनी एनर्जी देता है। तो उससे जो भी हमारी लोअर नेचर है, जो हमारा साधारण एक मैनिफेस्टेशन है, वो लोअर नेचर की है, उसके स्थान पे हायर नेचर जो है वो मैनिफेस्ट करने लगती है। तो दो चीज़ें हैं, असेंट और डिसेंट। तो हमारी जो साधना है, हमारी जो एस्पिरेशन है, ये जो कॉल श्री अरविंद ने कही है, कॉल टू द डिवाइन, कि मेरा सब कुछ रूपांतर कीजिए, उससे जो है हमारा जो आधार है वो प्रिपेयर होने लगता है। जब आधार जो है वो रेडी होता है तो उसमें डिसेंट हो सकता है, एंड द डिसेंट जो है उसी से रूपांतरण होता है। एक किस्म से कह सकते हैं कि असेंट जो है हमारा एक एफर्ट है, और डिसेंट इज़ द डिवाइन ग्रेस। डिवाइन ग्रेस अवेलेबल हर वक्त है, लेकिन उस ग्रेस का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए हमारा आधार जो है, हमारी रिसेप्टिविटी वो ठीक होनी चाहिए। तो रिसेप्टिविटी जो है वो असेंट से तैयार होती है, हमारी साधना से तैयार होती है, हमारे एफर्ट से। एक और जगह पे अगले पेज पे उसी योग समन्वय में वो कहते हैं कि इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो ये है कि ईगो जो है, हमारा अहम भाव, वो ईश्वर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो वर्ड ईगो ही यूज़ करते हैं। ईगो जो है बहुत बदनाम चीज़ है, लेकिन आप सोचने की कोशिश करें तो जब सबसे पहली बार कोई ये फैसला करता है कि मुझे अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है, मुझे बाहर की तरफ देखने की बजाय अंदर देखना है, नीचे देखने की बजाय ऊपर देखना अब शुरू करना है,
मेरे को अपनी नई डायरेक्शन देनी है. इंस्टेड ऑफ बीइंग इंटरेस्टेड इन व्हाट इज़ बिलो एंड आउटसाइड, आई टर्न टू समथिंग हायर विद इन मी. तो फैसला कौन करता है कि मुझे जीवन को एक नई दिशा देनी है? वो मैं कौन है? दैट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द ईगो. तो ये ईगो का ही पहला फैसला होता है कि मुझे डिवाइन को कांटेक्ट करना है. वो एक बार कांटेक्ट करने का फैसला ले लिया तो उसके बाद एक लंबी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है. टाइम कंज्यूमिंग है, लेबोरियस है, कठिन है, लेकिन उससे जो लोअर नेचर है वो किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होती है? टू रिसीव एंड बिकम. दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. टू रिसीव कि जो ईश्वर का जो इन्फ्लुएंस है उसके लिए रिसेप्टिविटी बढ़ती है. एंड बिकम, वो बन भी तभी सकता है, वो कैन अज्यूम दैट हायर फॉर्म ओनली इफ द इंस्ट्रूमेंट इज़ प्रिपेयर्ड. तो जो प्रिपरेशन है इंस्ट्रूमेंट की, वो दोनों चीज़ें के लिए ज़रूरी है, टू बी एबल टू रिसीव एंड टू बिकम. क्योंकि साधारण इंस्ट्रूमेंट जो है वो नहीं बन सकता, वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकता हायर नेचर को. तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज़्यादा रिसेप्टिव भी हो जाता है और हायर नेचर को मैनिफेस्ट करने के लिए कि योग्य बन जाता है, उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है. सो टू बोथ टू रिसीव एंड बिकम स्टार्ट्स द लेबोरियस प्रिपरेशन. और फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो है वो डिसेंट के बगैर पूरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, रूपांतरण. तो पहली दो स्टेजेस जो हैं वो लंबी हैं, उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत हैं. श्री अरविंद कहते हैं कि जब लगभग काम पूरा हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी जल्दी हो सकती है. एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्लिसफुल पार्ट ऑफ द जर्नी. एक और जगह जहाँ हमें साधना के लिए हिंट्स मिलती हैं योग समन्वय में, वो हैं द 4 एड्स. जो कौन सी और सी 4 चीज़ें जो हमें बहुत सहायक होती हैं इस पथ पे. पहली है गुरु. गुरु के 3 फंक्शंस हैं. एक फंक्शन तो है हमें कुछ बताना, सिखाना, द वर्ड. लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम्पल. गुरु जो है हमारे लिए एक उदाहरण है जिसका हम अनुसरण करने का प्रयास कर सकते हैं. और तीसरा जो एग्जाम्पल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है प्रेजेंस, इन्फ्लुएंस. एक सटल चीज़ कि उनके आसपास होने से ही हमें जो वाइब्रेशंस मिलती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इन शॉर्ट, गुरु इज़ द चैनल बिटवीन द डिवाइन एंड द डिसाइपल. तो गुरु इज़ द वन हु, जो ईश्वर का जो फोर्स चैनलाइज करना है डिसेंट के लिए, वो गुरु जो है वो चैनलाइज कर सकते हैं हमारे लिए. क्योंकि गुरु के साथ रिलेट करना हमारे लिए सरल है, निर्गुण परमात्मा के साथ रिलेट करना ज़्यादा कठिन है. दूसरी एड जो है वो शास्त्र ज्ञान, जो पुस्तकों में उपलब्ध है, शास्त्रों में उपलब्ध है. और तीसरी चीज़ है काल, टाइम. हम कुछ भी कर लें, समय तो लगेगा ही, इसमें कोई जल्दी जल्दी का काम नहीं है. कबीर ने कहा कि आप अगर पानी ज़्यादा देंगे तो ज़रूरी नहीं कि पौधा जल्दी जल्दी उगेगा. पौधे का एक जो टाइम लगना है उसका एक अपना प्रोग्राम बना हुआ है, उसी प्रोग्राम के हिसाब से ही वो पौधा जो है पनपेगा, बड़ा होगा. उत्साह, चौथी चीज़. उत्साह जो है एफर्ट है, पर्सनल एफर्ट है. और श्री अरविंद ने उसको उत्साह कहा है कि वो एफर्ट में एक एंथुजियाज्म होना चाहिए, उसमें एक पैशन होना चाहिए, एंथुजियास्टिक एफर्ट. तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो हमें सहायता करती हैं योग के पथ पर. एक और जगह पे जो छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल बुक है, द मदर, उसमें काफ़ी चर्चा है इस ट्रायड की, 3 चीज़ों की: एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड सरेंडर. एक अभिप्सा होनी चाहिए जो सच्ची हो, तीव्र हो, कांस्टेंट हो, लेकिन शांत स्वभाव वाली हो, उसमें कोई जल्दी जल्दी ना हो. इट शुड नॉट बी इम्पेशेंट, धैर्यपूर्ण हो, ऐसी एस्पिरेशन हो. रास्ते में जो भी चीज़ बाधा डालती है उसको हम रिजेक्ट कर दें. और समर्पण, समर्पण से ही शुरुआत होती है. द ईगो डिसाइड्स टू सरेंडर, लेकिन ईगो के लिए वो आसान नहीं है पूरी तरह से सरेंडर करना. दैट रिमेन्स ओनली अ मेंटल बिलीफ. काफ़ी समय तक धीरे धीरे थ्रू अ पेनफुल प्रोसेस
सरेंडर एक किस्म से एक्सट्रैक्ट होता है थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस। इसीलिए सरेंडर जो है वो आखिर तक चलने वाली चीज़ है। श्री अरविंद से किसी ने पूछा था कि क्या आपके योग में सरेंडर पहला कदम है, तो उन्होंने कहा हाँ पहला कदम है, लेकिन अंतिम कदम भी है, क्योंकि टोटल सरेंडर जो है वो उस तक पहुँचते पहुँचते हम आखिर तक ही पहुँच जाते हैं। जब गोल पे पहुँचते हैं तभी जाके टोटल सरेंडर होता है। पूर्ण योग की जो साधना सिंथेसिस ऑफ योगा में है, वो वास्तव में उसमें हिंट्स भी ज़्यादा नहीं है, एंड दैट इज़ द योगा ऑफ परफेक्शन। वो बहुत कठिन है। हम एक शिफ्ट देखते हैं लेटर्स ऑन योगा में, क्योंकि सिंथेसिस ऑफ योगा तो लिखी गई लगभग 1914 से लेके, और लेटर्स ऑन योगा श्री अरविंद ने लिखे जब वो इस एक्लूजन में चले गए 1926 के बाद। तो लगभग 15 साल का फ़र्क है इन दोनों में। तो लेटर्स ऑन योगा पे ज़्यादा जोर है टर्न टू द मदर, सरेंडर टू द मदर। तो माँ को समर्पण करना और उनके ऊपर अपनी साधना को छोड़ देना, उस पे लेटर्स ऑन योगा में ज़्यादा जोर है। तो उन्होंने एक किस्म से देखा कि साधारण व्यक्ति के लिए उस तरह से योग प्रैक्टिस करना जैसा योग समन्वय में है शायद ज़्यादा कठिन है, उसको थोड़ा सरल बना दिया। और उसको और भी सरल बनाने की कोशिश की नौलिनी ने। जब श्री अरविंद भी शरीर छोड़ चुके थे, माँ ने भी शरीर छोड़ दिया, तो उसके बाद उन्होंने कहा बी ए चाइल्ड ऑफ द मदर, जस्ट बी ए चाइल्ड ऑफ द मदर, तो आपकी साधना होती रहेगी। लेकिन सचमुच में शिशु बनना भी कोई बहुत सरल नहीं है, लेकिन सिंपल ज़रूर है, समझने में बहुत सिंपल है। बट बेसिकली द फैक्ट रिमेन्स, जो योग समन्वय में आता है, ऑल लाइफ इज योगा, दैट रिमेन्स द महावाक्य ऑफ द सिंथेसिस ऑफ योगा। और उसकी थोड़ी चर्चा ज़्यादा डिटेल में है सावित्री में एक स्थान पे, दाई एक्ट्स आर देयर हेल्पर्स और इवेंट्स आर साइंस। जो भी आप काम करते हैं वो आपकी सहायता कर रहे हैं। सहायता किसमें के? योग के पथ पे। और जो इवेंट्स, जो घटनाएं घटती हैं, वो साइंस हैं, वो आपको दिशा दिखाती हैं। वेकिंग एंड स्लीपिंग आर अपॉर्चुनिटीज़। आप योग की साधना जब जग रहे हैं तब भी हो सकती है, और जब सो रहे हैं तब भी हो सकती है, वो भी योग के लिए ही मिले हैं। ये सब किस चीज़ के लिए मिली हैं? एक्ट्स, इवेंट्स, वेकिंग, स्लीप, गिवन टू दी बाय एन इमॉर्टल पावर, सो कैन दाउ रेज दाई प्योर अनवैंक्विश्ड स्पिरिट। स्पिरिट जो है उसने कभी हार नहीं मानी है, लेकिन उसको आप रियलाइज कर सकते हैं, उसको अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं यदि योग की साधना करें, इन सब चीज़ों को, इन सब अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करते हुए। एक्ट्स, इवेंट्स, वेकिंग, स्लीप। और ये तब तक प्रोसेस जारी रहेगा टिल स्प्रेड टू हेवन इन अ वाइडर वेस्पर काम, indifferent and gentle as the sky, it greatens slowly into timeless peace। कि आपकी जो स्पिरिट है वो उसका इतना विकास ना हो जाए, तब तक ये आपका एक क्रम चलता रहेगा, जब तक वो एक टाइमलेस पीस के इतनी उसकी ऊंचाई नहीं पहुंच जाएगी कि इट बिकम्स आइडेंटिकल विद टाइमलेस पीस। टाइमलेसनेस एंड पीस, टाइमलेस पीस, वो जो है एक डिवाइन एट्रीब्यूट है। तो जब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं हो जाएगी, उद्देश्य जो है वो वहाँ तक पहुँच नहीं जाएंगे, जो गोल है वहाँ तक पहुँच नहीं जाएंगे, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और तब तक आप इन सब का यूज़ करते रहिए, एक्ट्स, इवेंट्स, वेकिंग एंड स्लीप। अब ये सब चीज़ें तो हैं ही जो हमने पहले डिस्कस करी कि तन की ओर ध्यान है, मन की ओर ध्यान है, अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं, टेक्निक इंटेंसिव नहीं है, संसार को नहीं छोड़ना, संसारी जीवन को नहीं छोड़ना, पूरे जीवन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इस योग में है, जो किसी भी ट्रेडिशनल योग में वो नहीं थी, वो ये है कि गोल जो है वो इंडिविजुअल सेल्वेशन नहीं है, अपने लिए नहीं है, इट्स अ कलेक्टिव योगा। कि हम पूरी मानव जाति की जो चेतना है उसके ऊपर हमारा ध्यान है,
संसार उस स्टेज पे है जब नेक्स्ट लीप ऑफ एवोल्यूशन जो है वो आने वाला है, तो उस सब में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट एज इंडिविजुअल्स करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल जो है कलेक्टिव का यूनिट है। तो हमें हर वक्त ये मन में रहना चाहिए कि ये जो है कलेक्टिव प्रोसेस है, और वास्तव में पूरी तरह से संसार बदल तभी सकता है जब मानव जाति की चेतना का विकास हो, मतलब जो एवरेज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसको हम टिपिकल ह्यूमन नेचर बोलते हैं, वो बदल ना जाए पूरी तरह से। तो इंटेग्रल योग जो है वो सबके लिए खुला है, हर पद्धति को स्वीकार करता है और हर टेक्निक को एक्सेप्ट करता है, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करता कि आपको ज़रूर करना ही करना है। हमारे हर अंग की ओर उसका ध्यान है। तन और मन और बुद्धि सबका विकास करना है और सबका रूपांतर करना है। जीवन की किसी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है और जो कुछ भी करते हैं उस सब को उपयोग कर सकते हैं, और जैसा जीवन मिला है हमें उसको वैसा ही एक्सेप्ट भी करते हैं। सो एक्सेप्ट्स ऑल लाइफ एंड यूजेस ऑल लाइफ, यूजेस ऑल लाइफ एज एन अपॉर्चुनिटी, एक्सेप्ट्स ऑल लाइफ एज इट कम्स टू अस। और जीवन को बदल भी सकता है, पूरे जीवन को, क्योंकि हर चीज़ का रूपांतर होता है और रीचेज आउट टू ऑल। इट्स अ कलेक्टिव योगा। तो ऑल ऑल ऑल, हर चीज़ टोटल है, तो इसलिए कह सकते हैं कि इंटेग्रल योगा इज इंटेग्रल और ऑल टोटल इन वेज मोर देन वन। एक कई बार ये धारणा होती है कि इंटेग्रल योग में आपको संसार छोड़ना नहीं पड़ता, आप संसारी जीवन जीते हुए भी योग प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये तो बहुत सरल होगा। लेकिन शेयरिंग तो सरल नहीं है। योग में कोई शॉर्टकट नहीं होता। देयर इज नथिंग लाइक इजी साधना। पूर्ण योग में भी उतना ही फेथ चाहिए, करेज चाहिए और पेशेंस चाहिए जितना किसी भी और योग में चाहिए। तो इजी योग नहीं है, सबके लिए है, कोई भी इसको शुरुआत कर सकता है, लेकिन सरल नहीं है। इन अ वे कह सकते हैं कठिन है, क्योंकि आप जब संसार में रहते हैं तभी तो सारी कठिनाइयाँ होती हैं। अगर संसार छोड़ दें तो संसार से जुड़ी हुई सब कठिनाइयाँ तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी, तो वो उसको सरल बना देगा। जैसे समझिए कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और बहुत सारे ट्रैफिक जैम्स हैं, रेड लाइट्स हैं, उसकी वजह से देर लग रही है, तो आपको कोई ऐसी रूट मिल जाए वहीं पे जाने के लिए जिसमें सब जगह बस फ्लाईओवर्स और अंडरग्राउंड बाईपास हैं या कुछ हैं, जिससे कि आपको कहीं रुकना नहीं पड़ता, तो उससे तो सरल हो जाता है। तो ये जो जीवन की कठिनाइयाँ हैं, टेम्पटेशंस हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, वो एक किस्म से ट्रैफिक जैम क्रिएट करती हैं। और अगर संसार छोड़ दे तो ख़त्म हो गया, न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। संसार ही छोड़ दिया तो संसार से जुड़ी हुई सब समस्याएं ख़त्म हो गई। वो भी सरल नहीं है, क्योंकि संसार छोड़ना जो संसार में रहता है उसके लिए वो भी सरल नहीं है, दोनों ही कठिन हैं। लेकिन अगर हिम्मत करके छोड़ दिया तो कई समस्याएं उसी से ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इसीलिए सरल बन सकता है, जर्नी जो है वो फास्टर हो सकती है, लेकिन वो केवल गिने चुने लोग ही कर सकते हैं, सबको सूट नहीं करेगा। तो इसलिए ये पूर्ण योग जो है उस योग को सबके लिए सूटेबल तो बना देता है, क्योंकि आप संसार में रहते हुए कर सकते हैं, लेकिन सरल नहीं होता उसकी वजह से, क्योंकि अगर कोई चीज़ कठिनाई होगी तभी तो आप को टेस्ट भी होगा कि आप वास्तव में कितनी प्रोग्रेस की है। अगर कोई लालच देने वाली चीज़ होगी तभी तो होगा कि अपनी लालच को कितना ओवरकम किया है, अपनी इच्छाओं को कितना जो है वो आपने सचमुच जीता है। तो एक किस्म से कठिनाई भी है, लेकिन टेस्ट्स भी जो हैं वो तभी आते हैं जब हम संसार में प्रैक्टिस करते हैं। तभी श्री माँ ने कहा था कि योग साधना के लिए जो है आश्रम में थोड़ा सरल हो जाता है, लेकिन बाहर जाने से टेस्ट ज़्यादा होते हैं। तो देयर इज़ नो शॉर्टकट और इजी साधना। फेथ चाहिए, करेज चाहिए, पेशेंस चाहिए। तो इसी के साथ समाप्त करता हूँ।